इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि विज्ञान क्या है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि प्राकृतिक घटनाओं के गुणात्मक एवं मात्रात्मक अध्ययन को ही विज्ञान कहते हैं। उसमें एक विशेष चर्चा रह गई थी। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक स्मार्टफोन है। हमारे पास एक स्मार्टफोन है, तो ये क्या क्या कर सकता है। हम लोगों को पता है कि स्मार्टफोन से हम लोग फोटो ले सकते हैं। स्मार्टफोन में हम लोग गाने सुन सकते हैं। स्मार्टफोन से हम लोग किसी को कॉल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और स्मार्टफोन से हम लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे पैसे का लेन देन भी कर सकते हैं आजकल। तो अब बात इसमें स्पेशल ये है कि अगर स्मार्टफोन को हम लोग किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें जिसको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है कि स्मार्टफोन ये सारे कार्य करता है, तो क्या वो इसका सही उपयोग कर पाएगा? तो आंसर मिलेगा कि बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ठीक इसी प्रकार से प्रकृति है। ओके। तो प्रकृति भी बहुत सारे कार्य कर सकती है। फिलहाल में हम लोगों को जो पता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रकृति ने हमें चारों तरफ पौधे पेड़ पौधे दिए हुए हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे पौधे पौधे ऐसे हैं जो मेडिसिनल हैं। मेडिसिनल का मतलब औषधि है ना। बहुत सारे पौधे जो है औषधियों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। प्रकृति ने ही ये हम लोगों को दिए हैं। इसी तरह से पेट्रोलियम भी पेट्रोलियम भी प्रकृति में ही मिलता है। इससे पेट्रोलियम से ही हम लोग डीजल पेट्रोल और केरोसिन वगैरह बना करके उसका इस्तेमाल करते हैं ईंधन के रूप में। प्रकृति ने ही हमें धातुएं भी दी हैं। बहुत सारी धातुएं जो है औजार बनाने के काम आती हैं और बहुत सारी धातुएं जो है ज्वेलरी आभूषण बनाने के कार्य आती हैं। ठीक है। तो ये चीजें तो हम लोगों को पता है, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी भी प्रकृति में हैं जो छिपी हुई हैं, जिनके बारे में हमको पता ही नहीं है। तो सीधी बात यह है कि विज्ञान में हम लोग कुछ और नहीं कर रहे हैं, इन्हीं चीजों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रकृति ने हमें क्या दिया है। क्यों? क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाए कि प्रकृति ने हमें ये चीजें दी हैं, तो उसका इस्तेमाल करके हम लोग हो सकता है कुछ ऐसा कर सकें जिससे कि मनुष्य के जीवन में कुछ आसानी आ जाए, कार्य में कुछ आसानी आ जाए, मानव जीवन को आसान बनाया जा सके। सीधी बात ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे स्मार्टफोन हम लोग पहली बार खरीदते हैं, तो इसको हम लोग चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या फंक्शन नहीं है। ठीक इसी तरह से हमारे पास प्रकृति है। अब हम लोगों को ये पता करना है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसका कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये इसी बात के लिए सीखना है ताकि हम लोग इसका इस्तेमाल करके कुछ ऐसा कर सकें जिससे मनुष्य के जीवन में आसानी लाई जा सके। ये विशेष चर्चा जो है रह गई थी, तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अब आगे हम लोगों ने ये भी चर्चा किया था कि भौतिक विज्ञान क्या है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि ऊर्जा से संबंधित जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, उसी का अध्ययन हम लोग भौतिक विज्ञान में करते हैं और उसमें ऊर्जा के कई प्रकार भी देखे हुए थे। अभी हम लोग चर्चा करना चाहते हैं कि भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण कैसे किया गया है ना। तो भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण करने का कहने का ये मतलब है कि हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं भौतिक विज्ञान का, हम लोग कहीं से शुरुआत नहीं कर देते हैं। ऊर्जा के आधार पे पढ़ाई करनी है, उसको हमने छोटे छोटे पार्ट में कर लिया है, तो उन सभी पार्ट को मिला करके भौतिक विज्ञान होता है। तो वो छोटे छोटे पार्ट कौन कौन से हैं ये किताबों में देखने को मिलते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन भी हो जाते हैं। तो कुछ विभागों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे जो जानना बहुत ही जरूरी है। तो भौतिक विज्ञान का जो वर्गीकरण है, भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण, ये वर्गीकरण कई तरीके से किया गया है। हम लोग दो तीन वर्गीकरण की चर्चा करेंगे, आप लोग अपने से भी ये समझ सकते हैं कि कितने वर्गीकरण हो सकते हैं।
एक वर्गीकरण तो ऊर्जा के आधार पर ही है, जो अभी अभी हम लोग चर्चा किए हैं कि ऊर्जा कितने तरीके की है। तो पहला वर्गीकरण हम लोग चर्चा कर लेते हैं ऊर्जा के आधार पर। ऊर्जा के आधार पर अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया गया है। तो ऊर्जा के आधार पर पहला भौतिक विज्ञान का प्रकार है, पहला भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण है यांत्रिक ऊर्जा के आधार पे। अगर हम लोग यांत्रिक ऊर्जा के आधार पर देखें तो भौतिक विज्ञान, वो भौतिक विज्ञान जिसमें यांत्रिक ऊर्जा से संबंधित घटनाओं के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसको हम लोग यांत्रिकी कहते हैं। यांत्रिकी कहते हैं या फिर यांत्रिक भौतिकी भी लिखते हैं। इसको इंग्लिश में मैकेनिक्स कहते हैं। अब इससे क्या होगा कि जब भी हम लोग यांत्रिकी पढ़ेंगे या फिर मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों को ये बात पता रहेगी कि हम लोग यहाँ पर जो भी घटनाएं पढ़ने वाले हैं वो यांत्रिक ऊर्जा से संबंधित है। और दूसरा जो वर्गीकरण है विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के आधार पर। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के आधार पर, तो इसमें दो तरह के वर्गीकरण है, मतलब दो वर्गीकरण किए गए हैं। दो वर्गीकरण, पहले को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व, इसमें चुंबक के गुणों पर आधारित घटनाएं और विद्युत के गुणों पर आधारित घटनाओं को हम लोग देखते हैं। और जो दूसरा है वो है प्रकाशिकी, वो कहलाता है प्रकाशिकी। इसमें प्रकाश से संबंधित घटनाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा ही होता है। तो ये वो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है जो मतलब कुछ हद तक दिखाई दे सकती है, मतलब उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं अच्छे से। प्रकाश से संबंधित घटनाओं को हम लोग महसूस कर सकते हैं। और प्रकाश के अलावा भी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है जो हम लोग महसूस कर नहीं सकते, मतलब दिखाई नहीं देता है। ये प्रकाश के कारण तो बहुत कुछ चीजें दिखाई देती हैं, जैसे लाल रंग का प्रकाश होता है वो दिखाई देता है, हरे रंग का दिखाई देता है। लेकिन क्या कभी पराबैंगनी किरणों को देखा है? नहीं ना, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में तो वो सारी किरणें आती हैं, वो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है। तो इस आधार पे ये दो तरीके की है। तीसरा जो वर्गीकरण किया गया है वो ये भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण है, ध्यान रखेंगे। तीसरा ये ऊष्मीय ऊर्जा के आधार पर, ऊष्मीय ऊर्जा के आधार पर ये जो वर्गीकरण है ये तीसरा कहलाता है ऊष्मागतिकी। भौतिक विज्ञान का वो भाग जिसमें हम लोग ऊष्मीय ऊर्जा से संबंधित घटनाओं को पढ़ते हैं वो ऊष्मागतिकी कहलाता है। इसको थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं इंग्लिश में। चौथा जो वर्गीकरण है, चौथा जो वर्गीकरण है वो ध्वनि ऊर्जा के आधार पर है। ध्वनि ऊर्जा के आधार पे ये ध्वनिकी कहलाता है या फिर ध्वनि विज्ञान कहलाता है। ध्वनिकी, इसको इंग्लिश में एकस्टिक्स कहते हैं। एकस्टिक्स कहते हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स है, इंग्लिश भी हम लोग देखते चलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स है, इससे हम लोगों को बेनिफिट ये होगा कि हिंदी के साथ साथ थोड़ी इंग्लिश भी हम लोग सीख जाएंगे। ओके, तो ये चार वर्गीकरण हो गए। एक और वर्गीकरण, वर्गीकरण की गिनती नहीं है लेकिन हम लोग कुछ जो महत्वपूर्ण है या फिर जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं उसी को हम लोग यहाँ पर, मतलब मुख्य रूप से जो वर्गीकरण है उसी को हम लोग देख रहे हैं। नाभिकीय ऊर्जा के आधार पर या फिर आणविक ऊर्जा, आणविक मतलब एटॉमिक, आणविक ऊर्जा एवं नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा के आधार पर जो भौतिक विज्ञान का भाग किया गया है वो इसी के नाम पे लिखा जाता है, आणविक एवं नाभिकीय ऊर्जा, सॉरी नाभिकीय भौतिकी।
या फिर विज्ञान भी लिखते हैं, भौतिकी, जिसको इंग्लिश में एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स लिखा जाता है। तो ये कुछ मुख्य वर्गीकरण है जो कि ऊर्जा के आधार पर ही है, क्योंकि हम लोग ऊर्जा को ही पढ़ते हैं भौतिकी में। अब हम लोग एक और वर्गीकरण देखते हैं, जो दूसरा वर्गीकरण है। दूसरा वर्गीकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि समय के आधार पर है। समय के आधार पर, समय के आधार पर इसको हम लोग इंग्लिश में ही देखेंगे तो इजीली समझ में आएगा। तो इसके दो वर्गीकरण है। एक को कहा जाता है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स, इसको हिंदी में पुराना फिजिक्स बुला सकते हैं, पुराना भौतिकी बुला सकते हैं, लेकिन शुद्ध हिंदी में इसको चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं। इसीलिए इंग्लिश ज्यादा इजी है इसमें, है ना। चिरसम्मत भौतिकी, तो हम लोग इसको क्लासिकल फिजिक्स ही याद रखेंगे। बार बार ये किताबों में, अगर इंग्लिश मीडियम की किताबों में पढ़िएगा तो बार बार एक वर्ड आता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, है ना। तो अगर हम लोगों को ये भाग नहीं पता रहेंगे तो वो समझने में दिक्कत होती है। तो चिरसम्मत भौतिकी ये क्या चीज है, पहले इसको देख लेते हैं। चिरसम्मत भौतिकी हम लोग 19वीं सदी 19वीं सदी के पहले के भौतिक विज्ञान को, भौतिक विज्ञान को क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, है ना। क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। क्लासिकल फिजिक्स मतलब जब ये शब्द हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्लासिकल फिजिक्स, मतलब तुरंत समझ जाना है। ईयर में अगर लिखना चाहेंगे तो ईयर 1900 तक, 1901 नहीं, 1900 तक के जो फिजिक्स था, उस समय जो भौतिकी में नियम कानून वगैरह हम लोगों को पढ़ाई से पता चला था, सीखने से पता चला था, उन सभी नियमों को जो है क्लासिकल फिजिक्स में रखा गया है। अब ऐसा क्यों, अभी समझ में आ जाएगा इसमें खास क्या है। इसमें खास बात यह है कि पदार्थ और ऊर्जा, पदार्थ और ऊर्जा, उस समय तक हम लोगों को यही पता था कि पदार्थ और ऊर्जा सतत होते हैं। सतत शब्द को इंग्लिश में हम लोग कंटिन्यूअस लिखते हैं, कंटिन्यूअस लिखते हैं, है ना। इसका मतलब ये होता है कि हम पदार्थ के कितने भी टुकड़े करते जाएं, उसका कोई ऐसा छोटा टुकड़ा नहीं मिलेगा जिससे मिलकर के वो बना हुआ है। इसी को सतत कहते हैं, है ना। जैसे अगर आपसे हम पूछें कि 0 और 1 के बीच में, इन दोनों संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा कि अनंत संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि ये संख्याएं सतत हैं, है ना, सतत हैं, इसका कोई छोटा भाग नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इसको रोक दें कि 0.1 का अंतर होना चाहिए, तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? 0 तो है ही, 0.1, 0.2, 0.1 का अंतर होना चाहिए। इस तरह से हम लोग जाएंगे तो 1 तक पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि इसमें केवल 10 संख्याएं हैं या फिर 11 संख्याएं, जो भी आप लोग गिनती कर लीजिए, है ना। तो सतत है, पदार्थ और ऊर्जा सतत है। ये बात 1900 तक, सन 1900 तक पता थी, इसलिए वहां तक के समय को ही हम लोग पुराना समय कहते हैं। उस समय तक के भौतिक विज्ञान को हम लोग क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। उसमें ये बात थी कि पदार्थ और ऊर्जा सतत है। अब दूसरा चलते हैं। सन 1900 के बाद ये तुरंत समझ में आया कि नहीं नहीं नहीं, ये बात सही नहीं है। जो पदार्थ और ऊर्जा है वो सतत नहीं है। तो वहां से एक नए फिजिक्स ने जन्म लिया, या फिर ये कहिए कि एक नया फिजिक्स बना दिया गया। उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आधुनिक भौतिकी। इसको इंग्लिश में मॉडर्न फिजिक्स लिखते हैं, मॉडर्न
फिजिक्स। तो इसको तो अब बताने की जरूरत है नहीं। तो सन 1900 के बाद, 1900 के बाद का फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स कहलाता है। अब इसमें खास बात क्या हो गई कि जो पदार्थ और ऊर्जा है, पदार्थ और ऊर्जा अब ये सतत नहीं रह गए। 1900 के बाद ये पता चला कि अब ये सतत नहीं है बल्कि विविक्त है। विविक्त, इसको इंग्लिश में डिस्क्रीट लिखते हैं, है ना। अब इसका मतलब क्या है? विविक्त का मतलब ये है कि पदार्थ और ऊर्जा का एक छोटा भाग है जिससे ये मिलकर के बना है। अब इस बात को जरा ध्यान से समझते हैं। जैसे दीवार है, दीवार तो दिखाई देता है कि जैसे एक ही ईंट का बना है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सारे ईंट जोड़ जोड़ करके बनाए गए हैं। ठीक इसी तरह से पदार्थ का भी एक छोटा भाग होता है। स्टार्टिंग में उस भाग को हम लोग अणु कहते थे, बाद में पता चला कि अणु भी किसी से मिलकर के बना है, उसको अब परमाणु कहते हैं। फिर बाद में पता चला कि परमाणु भी किसी छोटे भाग से मिलकर के बना है, उसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहते हैं। तो इस तरह से हर पदार्थ का एक छोटा भाग है ना, जिससे मिलकर के वो बना हुआ है, वो लगातार नहीं है, वो टुकड़े टुकड़े में है। इसी तरह से ऊर्जा, ऊर्जा का भी एक छोटा भाग है, ये पता चलेगा, है ना, आधुनिक भौतिकी के अनुसार। तो इसके बहुत सारे सबूत हैं। जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, जब हम ये मानते हैं कि ऊर्जा, जो कि प्रकाश ऊर्जा विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है, वो छोटे भाग में मिलकर के बनी हुई, छोटे छोटे भाग से, उसको हम लोग फोटान कहते हैं। इसको आगे चल करके हम लोगों को पढ़ना है क्लास 12th में, है ना। फोटान कहते हैं। तो ऊर्जा भी टुकड़ों में है, पदार्थ भी टुकड़ों में है। जब इस बात को लगा करके जिन नियमों को पढ़ा जाता है विज्ञान में, उन सभी नियमों को हम लोग आधुनिक भौतिकी में रखते हैं। तो इस तरह से भौतिक विज्ञान का समय के आधार पर दो भाग है। अब एक स्पेशल बात, जो ऊपर में हम लोग ऊर्जा के आधार पर पढ़ाई किए हैं, तो उसमें से कौन कौन से भाग हैं जो कि पुराना फिजिक्स है, मतलब क्लासिकल फिजिक्स है, और कौन कौन से भाग हैं जो कि मॉडर्न फिजिक्स है, ये देख लेते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स में कौन कौन से भाग आते हैं? क्लासिकल फिजिक्स में यांत्रिकी आता है, यांत्रिकी आता है। इस समय यांत्रिकी मतलब ये है कि यांत्रिकी पढ़ते समय हम लोगों को इस बात की जरूरत नहीं पड़ती है कि वो पदार्थ टुकड़ों में है कि लगातार है ना। यांत्रिकी, ध्वनिकी, ध्वनिकी, प्रकाशिकी और विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व, है ना। और ऊष्मा गतिकी, ऊष्मा गतिकी, ये सब जो है क्लासिकल फिजिक्स है, मतलब पुराना फिजिक्स है। उस समय हम लोगों को ये बात की जरूरत नहीं पड़ती थी कि कोई पदार्थ टुकड़ों से मिलकर के बना है या फिर वो लगातार है, उसको टुकड़े नहीं किए जा सकते, सॉरी, हाँ, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यही ना, कि उसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी कि पदार्थ टुकड़ों में बना हुआ है कि बिना टुकड़ों का है, लगातार है। आधुनिक भौतिकी में कौन कौन से भाग आते हैं? तो आधुनिक भौतिकी में आणविक, आणविक एवं नाभिकीय, नाभिकीय भौतिकी आता है। क्यों? क्योंकि जब हम अणु की ऊर्जा पढ़ने जाएंगे तो मतलब हमको पता चल गया ना कि पदार्थ अणुओं से मिलकर के बना है। उसी तरह से नाभिक के बारे में पढ़ने जाएंगे तो इसका मतलब ये हमको पता चल गया ना, पदार्थ जो है नाभिक से मिलकर के बना हुआ है। तो क्योंकि ये नई बात हो गई, इसमें हम लोगों को जरूरत पड़ रही है कि पदार्थ का छोटा भाग होता है, इसलिए अब ये आधुनिक भौतिकी में रहेगा। उसी तरह से एक और भौतिकी आगे चल करके आएगी, वो आपकी स्नातक क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, क्वांटम भौतिकी।
स्नातक और परास्नातक में इसको पढ़ाया जाता है ना। तो क्वांटम भौतिकी ये भी आगे चल करके आएगा, जिसमें कि हम लोगों को इस बात की जरूरत पड़ती है कि पदार्थ और ऊर्जा विविक्त होते हैं। क्लियर। तो समय के आधार पर इस तरह से दो भौतिक विज्ञान के भाग हैं, क्लासिकल और मॉडर्न। इस बात को ध्यान रखेंगे, बार बार ये शब्द आते हैं और हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि इसका मतलब क्या है। अगला जो वर्गीकरण है एक और कर देते हैं, आखिरी, अनुप्रयोगों के आधार पर। अनुप्रयोगों, ये तीसरा है, अनुप्रयोगों के आधार पर। अनुप्रयोगों के आधार पर भौतिक विज्ञान कई प्रकार के हैं, जैसे मैं एक एक करके लिखता जाता हूं। अनुप्रयोग का मतलब है कि नियमों को कहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके आधार पर एक वर्गीकरण कर दिया गया। जैसे पहला है, इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे बायोफिजिक्स। नाम से ही पता चल जा रहा है कि कहाँ इस्तेमाल होने जा रहा है। ये इस्तेमाल होने जा रहा है जीव विज्ञान के क्षेत्र में। तो वो सभी नियम या फिर वो सभी घटनाएं जो जीव विज्ञान से संबंधित है लेकिन ऊर्जा से संबंधित है, उसको जिस भौतिक विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं उसी को बायोफिजिक्स कहते हैं। नंबर दूसरा, स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी ये जब आप लोग हायर क्लासेस में जाएंगे, जैसे स्नातक और परास्नातक में, तो वहां पे इसका मतलब तुरंत ही समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में इसका मतलब ये होता है कि प्रकाश से संबंधित घटनाएं हैं, जिसको हम लोग वो घटनाएं जिनको जो कि प्रकाश से संबंधित हैं और इसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं रियल लाइफ में। जैसे हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पदार्थ की शुद्धता का पता लगाने में, इसमें स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जा रहा है ना। स्पेक्ट्रम क्या चीज होता है ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ये सब क्लास 12th में है आपके। तो ये आणविक ऊर्जा का इस्तेमाल करता है एक्चुअल में स्पेक्ट्रोस्कोपी। तीसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसके भी नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक में अगर हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं, है ना, तो इसमें डायोड, ट्रायोड और जो है ट्रांजिस्टर वगैरह आते हैं। अगर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, तो वहां पर जो भौतिक विज्ञान इस्तेमाल होने जा रहा है उसको इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, है ना। ये सब जो है अनुप्रयोगों के आधार पे है, कहां पे प्रयोग हो रहा है। नंबर चौथा, कंडेंस्ड मैटर। कंडेंस्ड मैटर ये उन नियमों का संग्रह है जो ठोस पदार्थों पर लागू होता है, तो इसको कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स कहते हैं। नंबर पांचवा, वो फिजिक्स जो धरती के बाहर लागू होता है उसको स्पेस फिजिक्स कहते हैं। ये अनुप्रयोगों के आधार पे है कि कहां पे हम नियमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। और छठवां, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स वो नियम जो नाभिक पे इस्तेमाल होते हैं, उनको हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं। वो सभी घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं और वो सभी नियम जो कि नाभिक पर इस्तेमाल होते हैं, उसको हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं। और एक और जियो फिजिक्स। जियो फिजिक्स वो सभी नियम और वो सभी घटनाएं जो धरती से संबंधित है, धरती के अंदर से संबंधित है, उनको जहां पे संग्रहित किया गया है उसको हम लोग जियो फिजिक्स कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 तरह के वर्गीकरण देख लिए हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।